आज का सेशन जो बिहार स्पेशल का पॉलिटी में पढ़ा रहा था उसका पार्ट 2 है। और निश्चित रूप से इन सब टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जब थ्योरी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके आधार पे, जो भी थ्योरी है उसके आधार पे ही ऑब्जेक्टिव हमने क्रिएट किया है, तो उसको हम लोग बनाएंगे लास्ट में, जिससे कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 क्लास का आपका मैंने डिजाइन किया है। 3 क्लास पॉलिटी बिहार स्पेसिफिक में, 4-5 क्लास आपका हिस्ट्री बिहार स्पेसिफिक में, 4 क्लास आपका ज्योग्राफी बिहार जो स्पेसिफिक में। तो लगभग आपका इस मंथ में जनवरी 15 तक आपका ये सब सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर 1 का मैक्सिमम पार्ट जनवरी जाते जाते आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो उधर से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या जो भी आपका सिलेबस में है, जो पार्ट 2 के पेपर हैं वो भी आपको साथ साथ करवाए जाएंगे। तो अभी आपका जो है ये पेपर 1 का जो महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब टॉपिक की चर्चा हो रही है। तो बिहार स्पेशल में, जैसा कि हमने आपको आज मॉर्निंग में भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन था ये इस बार 17वीं बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में पूछा था। 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 104वां संविधान संशोधन से, जो कि एंग्लो इंडियन जो पहले 2 नियुक्त होते थे उसको खत्म कर दिया गया है लोकसभा में भी, और अन्य राज्य के विधानसभा में भी जो अगर कहीं एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे तो उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो हुआ करती था। अब कहिएगा एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन होते हैं यूरोपीय मूल के व्यक्ति, खास करके यूरोपियन कंट्री के। ये नहीं कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाएगा, बल्कि यूरोपीय कंट्री, ठीक है। खास करके उन लोगों के जो पिता, माता इंडियन होती है और पिता यूरोपीय मूल के हुआ करते थे। पुर्तगालीज जब पुर्तगालीज थे या फ्रेंच या स्पेन के जो लोग आकर के बसे थे गोवा वगैरह में, तो उन लोग के जो संतान थे तो उन लोग को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। आधे इंडियन आधे जो है अंग्रेज, यानी उनकी माताएं जो थी वो भारतीय मूल की हुआ करती थी और पिता यूरोपीय मूल के थे। तो वो सब उनसे जो जनरेशन आगे बढ़ा वो एंग्लो इंडियन कहलाए। उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये मनोनयन किया जाता था। चूँकि चुनाव करके जीत पाना उन लोगों को मुश्किल है, चूँकि उनकी संख्या लिमिट में थी, तो इसीलिए उनको मनोनीत कर दिया जाता था। लेकिन अब इसका झंझट ही खत्म है। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसकी नियुक्ति जो भी होता था, मनोनयन होता था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। हम लोग विधानसभा, बिहार विधानसभा की बात कर रहे थे। तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट, किसी भी विधानसभा मैक्सिमम 500 सीट ही रह सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसका जो लगभग 1/3 भाग जो होता है वो आपका विधान परिषद होता है, जो कि अभी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जो राज्य का उच्च सदन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 243 टोटल विधानसभा सीट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि 203 जो सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए है, जैसा कि हमने सुबह में भी आपको बताया था पहला लेक्चर में। दूसरा आपका है 38 अनुसूचित जाति के लिए है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और 2 जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अनुसूचित जनजाति वाला भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपको इन्हीं सब टॉपिक में से थोड़ा अंदर जब जाएगा तो आपको वहां से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो 243 समझ गए होंगे। अब आते हैं 178 जो अनुच्छेद है, वो विधानसभा में अपने 2 सदस्य और जो उसके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, वो निर्वाचित करता है। यानी विधानसभा के सदस्य ही खुद में से जो है क्या करते, 2 सदस्य जो हैं, एक को बना दिया जाता है अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष बना दिया जाता था। जो जीत करके जाते हैं विधानसभा में, उन्हीं में से किन्हीं 2 सदस्य का यहाँ पे निर्वाचन होता है। एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आप लोग अब जो भी लोग जुड़ते हैं रेगुलर जुड़िए, क्योंकि अब आपका लगभग रेगुलर क्लास ही होगा। किसी कारणवश से ही कभी आपका क्लास नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन जनरली अब आपका सुबह शाम मेरा प्रयास होगा कि आप लोग को मैं जो है पूरा सिलेबस तेज़ी से फिर से रिवीजन करवा दूँ। पिछले बार भी तो हमने पूरा कंप्लीट करा ही दिया, जो कि आपके ऐप में भी दिख रहा है। और आपको पता ही है कि चार्ज भी मैंने एकदम बिल्कुल न्यूनतम कर दिया। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं
वो निश्चित रूप से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और साथ साथ हम उसमें आपके टेस्ट सीरीज जितने भी मटेरियल्स हैं उसके PDF वीडियो सारे कुछ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए निश्चित रूप से जुड़िए। और जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको 200 डिस्काउंट भी है, यानी 399 में ही आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, जो लोग पुराने हैं। और जो नए हैं, जो कभी नहीं जुड़े हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से जुड़िए, आपको यहाँ से ज़रूर फायदा मिलेगा, ठीक है। केवल TRE के एग्जाम में ही नहीं, बल्कि आप जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी करेंगे, प्रशासनिक इकाई में बैठेंगे, जैसे 17वीं BPSC हुआ है कॉमन सिविल सर्विस का, तो उसमें भी आपको यहाँ के ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। यही सब क्वेश्चन आपको रहता है, तो लोग को लगता है थोड़ा डीप पूछ देता है तो लोग घबरा जाते हैं, नहीं बन पाता है, क्योंकि सबको आदत है वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव रखने का। तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो निश्चित रूप से आप बना पाइएगा, ठीक है। तो 178 अनुच्छेद आप समझ गए। उसके तहत जो विधानसभा में 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। उसके बाद है विधि निर्माण में जो विधानसभा की शक्ति जो होती है, राज्य से संबंधित जितना भी कानून होता है वो विधानसभा बनाता है, ठीक है। तो विधानसभा इसके लिए बहुत जाना जाता है। राज्य के जितने भी कानून बनेंगे राज्य स्तरीय, राज्य के लिए, वो विधानसभा में बनता है। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार किसको होता है? तो राज्य के विधानसभा को होता है। तो राज्य के जो भी मुद्दे हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब सब्जेक्ट, जैसे केंद्र के 97 सब्जेक्ट हैं, तो उसी प्रकार से केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, आगे जब हम बताएंगे आपको पॉलिटी में, सामान्य पॉलिटी में, तो वो सब भी चर्चा करेंगे। तो जो राज्य सूची होता है, खास करके जैसे आपका ग्रामीण जो विकास से संबंधित हो गया, या बिहार का पुलिस हो गया, ये सब क्या है, या राजस्व हो गया, कर्मचारी, ये सब राज्य से संबंधित विषय है। तो वहाँ पे जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? तो राज्य का विधान सभा ही बनाएगा, ठीक है। चलिए, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। अगर आपात आ गया, विफलता हो गई, बहुमत किसी पार्टी का नहीं सिद्ध कर पाया कोई पार्टी, तो उस स्थिति में 6 माह तक एक बार में बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के अंदर प्रयास किया जाएगा, चुनाव हो जाए। अगर नहीं होता है तो आगे ये 3 वर्ष तक जा सकता है, यानी 6 माह कर करके 3 वर्ष तक, उससे आगे नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किसी भी राज्य में जो आपात स्थिति है, ठीक है, आपात उपबंध आपने पढ़ा होगा 352, 356, ठीक है, 360। तो 356 के तहत जो राज्य में आपात लगता है शासन विफलता के कारण, या किसी पार्टी की बहुमत खत्म हो जाती है, उस स्थिति में तो वहाँ पे 6 महीने का जो है कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। अगर चुनाव नहीं हुआ तो 3 साल तक जा सकता है। अगर 352 हो गया, देश में जो राष्ट्रीय आपात लग जाते हैं, उस स्थिति में बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस स्थिति में तो अनुच्छेद 352 वगैरह है या 356 है, तो ये सब 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो विधानसभा की अवधि 5 वर्ष तथा आपात स्थिति में संसद द्वारा 6 माह एक बार में बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा जो है आपका विधानसभा के लिए नियम बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो विधानसभा आपका निम्न सदन होता है। निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, यानी जो आप जिनको वोट देते हैं MLA को, वो चुन करके वहाँ जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। उस सदन वो होता है जहाँ पे हमारे प्रतिनिधि जब वो चुनते हैं और वो जब उस सदन में जाके बैठते हैं, जो जिस सदन का कभी कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, लगातार कंटिन्यू रहता है, कभी भंग नहीं होता है। तो जैसे राज्य स्तर पे राज्यसभा है देश स्तर पे, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे क्या होता है, विधान परिषद होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, आज़ादी से पूर्व उनका नाम था राम दयालु सिंह। 23 जुलाई 1937 से रहे थे 11 नवंबर 1944 तक। क्या नाम है? तो राम दयालु सिंह। कब से कब तक रहे? 23 जुलाई 1937 से, जो कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, तो उस समय ये विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 23 जुलाई 1937 से लेकर के 11 नवंबर 1944 तक, ठीक है। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा 25 अप्रैल 1946 से 1962 तक बने रहे, ठीक है, 1962 तक बने रहे, यानी देश की आज़ादी 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया और सरकार बनी, उसके बाद जो है संविधान जो प्रक्रिया हुई,
तो उस समय 25 अप्रैल 1946 को बने कौन, बिंदेश्वरी प्रसाद, जो कि आगे चल करके 14 मार्च 1962 तक बने रहे। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये है, सबसे पहला वाला महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान का पूछ सकता है आपको, तो अभी जो है नंद किशोर यादव उनका नाम है, 15 फरवरी 2024 से अभी कंटिन्यू बने हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी पूछ सकता है, टीआरई के एग्जाम में, कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं, जो कि 15 फरवरी 2024 से, और इससे पहले विजय कुमार सिन्हा थे, देखते होंगे जो चंदन टीका किए रहते हैं, विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। 24 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद नंद किशोर यादव बने हैं 15 फरवरी 2024 से, अभी कंटिन्यू है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान के केस में, करंट अफेयर्स में, कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा नंद किशोर यादव, ठीक है। तो आगे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सेट भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। बिल्कुल अभी लाइव सेशन में आपको दिख रहा होगा, सारे वीडियो डाले जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे वीडियो उसमें डाले जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। वो मेरा काम है, आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए, सारे कुछ आपको मिलेगा, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए 2-4 दिन, बस सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। नोट्स पीडीएफ जो ग्रुप में मैं भेजता हूँ, तो उसको देखते रहिए, प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनिए, देखिए। मार्केट में बहुत सारा बुक है, उसको आप ले सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेन रूप से कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट कहीं से भी सीख सकते हैं। बाकी आप वन लाइनर टाइप का जो भी कोई भी बुक है तो उसको मार्केट से ले लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन बार बार जो है पीडीएफ को देखिए, टेस्ट जो हम अभी आपके 50 क्वेश्चन का सेट करवाएंगे उसको बनाइएगा, तो उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे ज़्यादा ना आपके पास टाइम है, ना उससे ज़्यादा आप कर पाइएगा, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। बाकी बुकलेट फॉर्मेट में भी मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में आप प्रिंट करा सकते हैं, और पहले भी हमने दे दिया था, तो जो लोग हैं तो अपना प्रिंट करा के अपना पढ़िए, ठीक है। ऐसे प्रिंट तो महंगा पड़ जाता है लोगों को, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा मोबाइल ही रखिए, जिससे थोड़ा बड़ा सा, जिससे कि अच्छे से स्पष्ट देख सके। और बहुत बोल्ड में ये जानबूझ करके हमने इसको बनवाया है, जिससे कि आप एक बार में ही देख के मतलब सीख जाइए, थोड़ा याद रहे, उस तरीका से बोल्डनेस इस यहाँ लेटर सारे बोल्ड में कराए गए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि विधान परिषद, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई, तो पहले तो देखिए बिहार और उड़ीसा दोनों सेम ही था, दोनों मिला हुआ ही राज्य था। 1912 में जब बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, तो उस समय उड़ीसा भी बिहार में ही शामिल था, उड़ीसा और बिहार दोनों शामिल था। 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तो दोनों का अलग अलग विधान परिषद बनाया गया, ठीक है। उड़ीसा का भी विधान परिषद है और बिहार का भी है। राजीव रंजन प्रसाद, याद नाम रखिएगा। अब वो थे रामदयालु सिंह, किसके, तो विधानसभा के। अब यहाँ बात करें हम लोग विधान परिषद, जो कि उच्च सदन है। उच्च सदन हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है, जहाँ डायरेक्ट जनता वोटिंग करेगी जिस व्यक्ति को, और जो व्यक्ति वहां जाके बैठेगा जिस सदन में, उसको निम्न सदन कहा जाता है। जैसे केंद्र स्तर पे लोकसभा निम्न सदन होता है, वैसे राज्य स्तर पे विधानसभा निम्न सदन होता है, और विधान परिषद क्या होता है, उच्च सदन होता है। अभी बताएंगे कि कितने सीट के लिए होता है और कितने परसेंटेज में कौन लोग जाते हैं वहां चुन करके, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद राजीव रंजन प्रसाद जो बने बिहार विधान परिषद के पहले सभापति बने, या अध्यक्ष कह सकते हैं, सभापति अध्यक्ष दोनों सेम ही चीज है। तो पहले सभापति या अध्यक्ष कौन बने, तो राजीव रंजन प्रसाद, क्या नाम है उनका, राजीव रंजन प्रसाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में, कब, नए भवन में ये गया, बिहार का अपना जब भवन बना विधान परिषद का, तो 1938 में, याद रखिएगा कब गया, तो 1938 ईस्वी में, ठीक है। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नए भवन में विधान परिषद जो बिहार का है वो कब बना था नया भवन, तो 1938 ईस्वी में, ठीक है।
तो यह मेन रूप से 1 अप्रैल 1936 को बिहार विधान परिषद का, और वही डेट है उड़ीसा के भी निर्माण का, 1 अप्रैल 1936। कई बार बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही भी आया है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 को राज्य के रूप में उसको मान्यता मिली, घोषणा दिल्ली दरबार में सबसे पहले किया गया, लेकिन अध्यादेश जो होता है वो आपका 22 मार्च को पारित हुआ, लेकिन बिहार अस्तित्व में आया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1912 को। तो ये तीनों पॉइंट्स है ना, कई बार कंफ्यूज क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स का, और वहाँ पे जो बीपीएससी गलती करवाना चाहता है आपसे वो आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब विधान परिषद जो उस सदन है, अस्थाई सदन है, चूंकि ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। इसके जो होते हैं 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे चुन करके जाते रहते हैं, और जिनका 6 वर्ष कार्यकाल हो जाता है वो निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में ये हमेशा चलता रहता, कंटिन्यू रहता, कभी इसका भंग नहीं होता। ये उस सदन है, अस्थाई सदन है। राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होता है विधान परिषद में, हमेशा 1/3 होता है। 243 का लगभग आप अगर 3 से भाग दीजिएगा तो लगभग के बराबर, जैसे यहाँ पे माना जाता है, 243 को 3 से भाग देंगे तो लगभग आपका क्या हो गया, 81, ठीक है। लेकिन बिहार में कितना सीट है, तो 75 ही है। तो 3 मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम ही सीट होना चाहिए उस सदन में। किसी भी राज्य, जो भी 6 राज्य है जिनका उस सदन है, तो उसमें जो 1/3 जितने विधानसभा में सदस्य हैं, जितने विधानसभा में सदस्य हैं उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार में भी 75 ही है, 1/3 से थोड़ा कम ही है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 75 सदस्य हैं। और जो सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से चुन करके जाते हैं, कौन लोग होते हैं वो, तो याद रखिएगा जो 1/12 सदस्य होते हैं वो स्नातक स्तर के छात्रों के माध्यम से वो चुन करके जाते हैं, या कह सकते हैं जो 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं, और वो अपने प्रतिनिधि को चुन करके वहाँ भेजते हैं। शिक्षा प्रेमी होते हैं खास करके ये लोग, ठीक है, जिनको भेजा जाता है। तो 1/12 सदस्य स्नातक स्तर के छात्रों के माध्यम से चुन करके विधान परिषद उस सदन में जाता है, ठीक है। उसके बाद 1/12 सदस्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के द्वारा चुन करके जाते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, प्राइमरी के टीचर नहीं चुनते हैं इनको, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो 9, 10 के और 11, 12 के जो शिक्षक हैं वो चुन करके इनको भेजते हैं 1/12 सदस्य को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये शिक्षक समुदाय से ही रहते हैं जनरली। उसके बाद 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, जैसे पंचायत स्तर का जो स्थानीय निकाय है, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, ये सब नगर निकाय का है, तो वो सब चुन करके भेजता है यहाँ पे 1/3 सदस्य। और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य इनको चुन करके भेजते हैं। और शेष बच गया 1/6 सदस्य, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खास करके जो कला के क्षेत्र में, समाज सेवी, सहकारिता, विज्ञान, इन सब में जिनका विशेष योगदान होता है किसी राज्य के लिए, तो उनको वहां पे चुन करके भेजा जाता है। यानी 75 सीट में ही उसको बांट करके देखेंगे तो सबको, सभी प्रकार के कह सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। चूंकि यह राज्य का उस सदन है, कभी भंग नहीं होता है, तो यहाँ पे जनता वोटिंग नहीं करती है, तो डायरेक्ट ये जो प्रतिनिधि को इन लोगों के माध्यम से चुन करके भेजा जाता है, जो कि राज्य का जो शासन व्यवस्था है, जो राज्य की विधायिका है, तो उसको कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कार्य करने में मदद पहुंचाती है। तो यहाँ पे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज से भी व्यक्ति को क्यों चुना जाता है, आप देखिएगा तो प्राचीन समय से ही, मुगल समय रहे चाहे अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है। उससे पहले भी जो बड़े बड़े दिग्गज राजा हुआ करते थे वो अपने दरबार में क्या करते थे, विद्वानों को रखा करते थे। क्योंकि विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, या जो जैसे कोई वैज्ञानिक हैं, कोई समाज सेवी हैं, कोई कला प्रेमी हैं, तो उनका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अन्य लोगों, अन्य नेताओं की अपेक्षा बेहतर होता है, तो वैसे लोग वहाँ पे चुन करके भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका उस सदन। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा कितने सदस्य जो है स्नातक द्वारा, तो 1/12 सदस्य। कितने सदस्य शिक्षक समुदाय से, 1/12 सदस्य, ठीक है।
तो 1/12 यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी होगा स्टूडेंट और टीचर, तो 1/12 याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्थानीय निकाय और जो आपके विधानसभा, स्थानीय निकाय विधानसभा जो कि आपके पंचायत या आपका मुखिया या फिर नगर निकाय या फिर राज्य के विधानसभा, तो वो आपके कितने हो गए 1/3 सदस्य, ठीक है। और फिर 1/6 जो शेष बच गया 1/6 सदस्य वो आपके राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। विशेष जो जानकार होते हैं खास करके कला के क्षेत्र में, खास करके विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा में, सहकारिता के क्षेत्र में जो काम करते हैं उन व्यक्तियों को वहां पे मनोनीत करके राज्यपाल के द्वारा भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां से क्रिएट किए जाएंगे बीपीएससी में, आज करे कल करे लेकिन यहां से वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। ऐसे हम लोग जो है पूरा अच्छे से जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, चूंकि तृतीय स्तंभ कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका तृतीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है शासन व्यवस्था का। तो यहाँ पे संगठन है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य है, तो हर एक राज्य का अपना एक क्या होता है उच्च न्यायालय होता है, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एक क्या होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या संसद कानून द्वारा निश्चित करता है। संसद जो है कानून बना करके निश्चित करता है, और सदस्य की संख्या अगर चाहे तो राष्ट्रपति बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मेन रूप से यहाँ पे अधिकतम संख्या संसद कानून द्वारा कितना संख्या उसका होगा तो संसद कानून बना के वहां पे निश्चित करता है। समय अवधि मुख्य न्यायाधीश का कितना होता है, राज्य स्तर का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का है, जैसे बिहार जो पटना हाई कोर्ट है उसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1916 को बिहार का पटना हाई कोर्ट का, ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका जो मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस, ठीक है, हाई कोर्ट के, उसका मैक्सिमम आयु 62 वर्ष तक ही बने रह सकते हैं। वही आपका सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष, 65 सर्वोच्च और 62 3 वर्ष कम रहते हैं किसके, तो हाई कोर्ट के। तो ये याद रखिएगा, समय अवधि जो मुख्य न्यायाधीश का होता है वो मैक्सिमम 62 वर्ष तक का ही होता है, जब उन रिटायर 62 वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं। चलिए कार्य क्या है, तो इनका जो हाई कोर्ट का जो कार्य है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। तो ये सब क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग सामान्य पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब चर्चा हमें करना ही है, तो करेंगे। अनुच्छेद 227 के अनुसार अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है, यानी उनके अंदर जितने भी न्यायालय है उसका अधीक्षण का कार्य, जैसे जिला न्यायालय हो गया, ठीक है, उच्च न्यायालय के अंदर ही सिविल जज न्यायालय आएगा, मुंसिफ न्यायालय आएगा, खलीफा न्यायालय आएगा, न्याय पंचायत आएगा। तो इन सब की देखरेख का काम जो है हाई कोर्ट ही करेगा। फौजदारी जो होता है, एक 2 प्रकार के केस होते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी। दीवानी मतलब मारपीट नहीं, दीवानी दीवाना से समझ ही रहे हैं, दीवानी यानी वहां पे मारपीट चोर उचक्का वाला काम नहीं, किसी का जमीनी विवाद है या किसी का कोई रुपया ठग लिया या कुछ उस तरह का कांड हुआ है तो वो मामला जो है दीवानी न्यायालय में जाता है, दीवानी उसको कहते हैं। फौजदारी जहां मर्डर हो गया, जहां क्राइम हुआ है कुछ, ठीक है, तो वो सब फौजदारी में जाता है मामला। तो उच्च न्यायालय के नीचे जो है जैसे न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी और वैतनिक मजिस्ट्रेट, न्याय पंचायत, तो ये सब का जो देख रेख का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे, जैसे जिला न्यायालय हो गया, कमिश्नर का न्यायालय हो गया, तहसील या नायब तहसीलदार का न्यायालय हो गया, तो ये सब पे कंट्रोलिंग का काम किसका होता है, तो राज्य का हाई कोर्ट का ही रहता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से निश्चित रूप से बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं सब तथ्य से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। जो आपका 40 नंबर का है 8 क्वेश्चन रहेंगे। अब कहिएगा 8 में आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, पेपर 1 में, लेकिन आपको जानकारी रखना एक एक क्वेश्चन से आपका रिजल्ट छूट जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे मिला करके, ऐसा सोचेंगे तो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाइएगा, ठीक है।
आप नॉलेज के पर्पज से, जानकारी, सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से ये सब सीख के रखिए, याद करके रखिए, समझ के रखिए, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि 2 ही क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी का 3 ही आएगा। एक एक बूंद से तालाब भरता है और एक एक क्वेश्चन से आपका सफलता निर्धारित होता है। तो आपको अच्छे से जो है पढ़ना है हर एक टॉपिक को, और ये मन में कभी नहीं रखना है कि 2 ही क्वेश्चन आएगा, 3 ही क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें तैयारी करनी है। कई लोग का 1 नंबर से चुका है, तो वो उस 1 नंबर के महत्व को समझ रहे होंगे कि वो 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है अंदर और बाहर करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। न्यायाधीश, जो सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पहले न्यायाधीश बने उनका नाम था सर एडवर्ड मायवर्ड चैम्प्स-चामियर। चैम्प्स-चामियर, बस याद रखिएगा, चौ से शब्द है, 2 चौ आ रहा है, चैम्प्स-चामियर, ठीक है। चैम्प्स-चामियर, बस ये याद रखिएगा, पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसके? तो पटना हाईकोर्ट के। तो ये निश्चित रूप से पूछेगा। 2 चौ दिख जाए जिधर भी ऑप्शन में, नाम भूल भी जाइए तो मार दीजिएगा, सही ही जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब वर्तमान में जो 44वें मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन। अभी वर्तमान में देखिए, अभी बीपीएससी क्या पूछेगा, उस समय पहला भी पूछेगा या तो वर्तमान, 2 ही पूछेगा, बीच वाला नहीं पूछता है कोई भी कंपटीशन। या तो पहला पूछेगा या फिर अभी वर्तमान का पूछेगा, ठीक है। या बहुत डीप जाएगा तो आपको दूसरा पूछ देगा, उससे ज्यादा जनरली नहीं पूछता। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। पहला जान गए, अब वर्तमान का जान लीजिए। अभी वर्तमान में नेट सर्च मार लीजिएगा, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन है, जो 44 में है, याद रखिएगा। 29 मार्च 2023 को बने हैं, कंटिन्यू हैं अभी। उसके बाद एक तथ्य आया, शब्द आया महाधिवक्ता। एक शब्द क्या आ गया आपका? महाधिवक्ता, जो कि हमने बताया था अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का जो है यहाँ पे प्रावधान है। यानी कहने का मतलब है कि महाधिवक्ता का काम क्या है कि कानूनी सलाहकार होते हैं। ये किसी भी राज्य के जो प्रशासन है, जो विधायिका है, शासन व्यवस्था जो संचालित करती है, तो उस पर भी जनता केस करती है, या केंद्र सरकार के द्वारा जो है केस किया गया राज्य सरकार पे, या फिर किसी जनता के द्वारा, तो उस समय जो कानूनी सलाह देने का कार्य जो है वो महाधिवक्ता ही करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार वो संवैधानिक सलाहकार होते हैं। खास करके ये कोई न्यायाधीश ही रहते हैं, जनरली रिटायर्ड न्यायाधीश को ही महाधिवक्ता का पद दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, 165 के अनुसार। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की बात की गई है। महाधिवक्ता संवैधानिक ये कानूनी सलाहकार होते हैं। संवैधानिक रूप से क्या होते हैं? राज्य के कानूनी सलाहकार होते हैं। कानून संबंधित बातों को राज्य को या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप किसी मतलब आप जब सरकार पे केस करते हैं ना, तो वहां पे कोर्ट कौन जाएगा? नीतीश कुमार जाएंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, माननीय, कि अन्य सदस्य जाएंगे? तो वो सब नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? तो उस समय महाधिवक्ता ही वहां रिप्रेजेंट करने जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं राज्य स्तर पे, वो राज्यपाल ही नियुक्ति करता है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। और विधि संबंधी विषयों पर राज्य को सलाह देता है। कानूनी संबंधी विषय जो भी होगा वो महाधिवक्ता का काम है कि सलाह देना। किसको? तो राज्य सरकार को, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ये तथ्य याद रखिएगा। पूछेगा इनमें से किनको जो है बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है राज्य के विधानमंडल में, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, वो है महाधिवक्ता, जो कि कानूनी सलाहकार हैं किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य का। तो ये याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 177 177 के तहत, अनुच्छेद 177 के तहत। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब राज्य लोक सेवा आयोग, अभी हम लोग चर्चा करते हैं बीपीएससी के बारे में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे बिहार हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्य लोक सेवा आयोग ही है। बिहार का अपना राज्य लोक सेवा आयोग है, जो कि भर्ती निकालती है, नियुक्ति करती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के अनुसार
बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, किसी भी राज्य में जो वहां का राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 315। ठीक है, याद रखिएगा 315 अनुच्छेद के तहत ही ऐसा होता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य का होता है। ठीक है, उसके बाद आयोग के सदस्य की नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से, अपने मन से नहीं, क्योंकि राज्यपाल अन्य राज्य के व्यक्ति होते हैं, उनको उतनी जानकारी होती नहीं है, तो उनको सलाह कौन देता है, तो मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री सलाह देते हैं, जो कि इस आईएएस को या इस जो भी कर्मठ व्यक्ति हैं उनको बनाया जाए। ठीक है, और इनका कार्यकाल मैक्सिमम 6 वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, तो 6 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए बीपीएससी क्या कार्य करती है, तो आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग दोनों की नियुक्ति करती है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है की व्यवस्था करती है, भले परीक्षा जैसा भी हो जाए, नहीं। उसके बाद बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, 1912 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। और यहीं पे गोली कांड भी हुआ था सचिवालय में, नहीं, 7 शहीद जो 7 स्टैच्यू है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, थैंक यू, धन्यवाद, यानी चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन आपका क्लोज नहीं हुआ, अभी ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको 2 लेक्चर में ये पूरा, निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आप लोग का जिनका पॉलिटी वगैरह होगा जो 2 पेपर में, तो वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यहाँ से। लेकिन केवल पेपर 1 जिनका होगा, ठीक है, तो और 1 to 5 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि उसका भी सिलेबस क्या है, जीके जीएस, तो जीके में ये सब जनरल नॉलेज की चीज़ है, तो हर एक चीज़ पढ़ के जाना होता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका थ्योरी सेक्शन था। तो हमने बताया था कैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन इस बार इन अगर देखा जाए तो इस लेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एक क्लास से आपको इस 17वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी आने के बाद हमने कोई ये मटेरियल बनाया, उससे पहले ये बना हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, और आप लोग को बताना है किसका आंसर क्या होगा। और आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे विश्वास है कि आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अब आप लोग आंसर तेजी से बताते चलिए, तेजी से मैं इसको जो है करवा दूंगा, आप लोग बताते चलिए सबसे पहले का आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए सबसे पहले का आंसर क्या होगा, तेजी से बताते चलिए, चलिए बताते चलिए सबसे पहले का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, 1945, 1946, 1947, 1948 क्या होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन याद कीजिए, बताया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, 9/11/13 1945 कौन बता रहे हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत। वो कैबिनेट मिशन ही 1946 में आया, तो 1945 क्यों बोल रहे हैं, 1945 क्यों बोल रहे हैं भारतीय संविधान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कब होगा, तो 1946 ईस्वी में जो संविधान सभा था उसका गठन कब हुआ। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुन के गए थे संविधान सभा में संविधान निर्माण करने के लिए, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। देखिए यही क्वेश्चन अभी मैंने थ्योरी में बोला और आ ही गया। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आसान लगेगा लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज आ जाते हैं एग्जाम में जाकर के ऑप्शन में। ठीक है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, अब फंस जाते हैं वहाँ मामला।
ठीक है, अब याद ही नहीं आता है 1946 तक तो ठीक है, अब डेट पूछ दिया तो अध्यक्षता भी पूछ देगा कई बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे चल के फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से बनते हैं, क्योंकि जो पहला बैठक होता है 9 दिसंबर को, वहां पे मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। चलिए, कभी पढ़ाने में भूल चूक में अगर इस बीच सन या आगे पीछे हो जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम भी मानव ही हैं। होता है, क्या होता है कि डाटा कई बार मिसमैच, या बोलने में बोल कुछ रहे हैं, मतलब पढ़ा कुछ रहे, कुछ और बोला जाता है, तो उस स्थिति में ये नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी, कई बार मिस्टेक होता है, हम लोग से भी हो जाता है, तो वो सब नज़रअंदाज करने की चीज़ होती है। ये नहीं कि आप उसको पकड़ के, गलती को पकड़ के बैठे हुए, ठीक है। आप भी जब पढ़ाइएगा तो हो सकता है कभी बाय द वे मुँह से निकल जाता है कोई डाटा। जैसे आज सुबह ही मैं पढ़ा रहा था तो जॉर्ज पंचम के जगह जॉर्ज तृतीय शायद हमने बोल दिया था, ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की बैठक थी। तो होता है कुछ डाटा, क्या होता है ना कि आपके माइंड से भी मिसमैच हो जाता है, तो वो सब अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक है तो वो आप खुद भी, मोबाइल है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। ऐसे हम लोग का प्रयास होता है कि कोई गलत डाटा नहीं निकले या आपके पास जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं एग्जाम में आ जाए और आप भी गलती कर बैठें, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हुआ तो आप लोग जरूर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण करने में कितना समय लगा था, तो ये तो सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, बिल्कुल सही जवाब है। सब लोग एकदम अच्छा से जवाब दे रहे हैं, यानी आप लोग को सारी जानकारी है ये सब, और बेसिक है, होनी भी चाहिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? अब बताइए, ये एकदम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र दिवस, बताइए। बिल्कुल, जो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, और इसी दिन हम लोग विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वो दिन कौन सा है? तो 26 नवंबर। वो कौन सा दिन है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। 25 नवंबर बिल्कुल नहीं, 27 नवंबर, ये सब तो कभी कुछ है ही नहीं। तो 26 नवंबर 1900, हाँ, यहाँ पे अगर आपको 26 जनवरी दे देता 1950 तो कंफ्यूज होते, लेकिन याद रखिए हमेशा संविधान जो बन करके तैयार हुआ आपका, वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। अब कहिएगा 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि देखिए, एक अब जिस दिन, ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन आपकी कहते हैं कोई फंक्शन हो गया या कुछ भी, तो लोग निर्धारित करते हैं कोई चीज़ बन के तैयार, जैसे आपका घर बन के तैयार हुआ, तो कोई जरूरी नहीं ना कि आज रात को ढलैया हुआ या प्लस्तर हो गया तो एकदम उसी दिन जो है हम लोग जो है वो दिवस मना ले, नहीं। जो गृह प्रवेश क्या करते हैं, कोई शुभ दिन निर्धारित करते हैं कि उस दिन अच्छे से धूमधाम से इसको करेंगे। तो वैसे ही जब संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसको वहाँ पे जो भी संविधानविद थे, जो भी लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 26 जनवरी को इसको मनाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 में मनाया गया था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बाद, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी का तिथि सब लोगों ने वहाँ पे रखा और 26 जनवरी 1949 को ही मनाया गया था, ठीक है। तो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर के दिन को हम लोग विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, निश्चित रूप से पूछेगा। बाकी मैं बता दूंगा कि अभी इसमें 50 क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग आराम से कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी PDF में भेज दिया हूं, तो आराम से आप करके लास्ट में आंसर रहता है, मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी थ्योरी में ही सारा कुछ हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। आंसर में मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है, तो 22 भाग याद रखिएगा, ठीक है। 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में के निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, संविधान के जो सभा थे, संविधान सभा, जो प्रत्येक 10 लाख पे व्यक्ति को चुन के भेजा गया था, तो संविधान सभा के द्वारा,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा मैं तेजी से खींच रहा हूं इसको। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस इसीलिए कि हमारा राष्ट्र प्रमुख है जो वो भी चुन करके जाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का राज या कह सकते हैं राजा का वंशज या राजतंत्र यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन की तरह। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो जो भारतीय संविधान बनी मुस्लिम लीग जाने के बाद, तो उस समय आपको हमने सामान्य पॉलिटी में बताया था 299 सदस्य। कितने बच गए थे मुस्लिम लीग जाने के बाद, 389 शुरुआत में थे, लेकिन 99 सदस्य चले गए, तो कितने बचे, 299। याद रखिएगा 299, कितने बचे, तो 299। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो एकदम याद रखिएगा 299। कितनी थी, तो 290, डी नहीं, 300 नहीं होगा, 299 होगा। ठीक है, कुछ से कुछ मत आंसर दीजिए, थोड़ा बहुत सोच समझ के। अभी तुरंत हमने चर्चा किया जो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। कितनी है, तो 395 है, याद रखिएगा 395 अनुच्छेद हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बीपीएससी पूछ चुका है। भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है, कठोर है, या लचीला एवं कठोर दोनों है, तो याद रखिएगा इसकी विशेषता है लचीला भी है कठोर भी है। समय पे जब लचीला होने का है लचीला भी हो जाता है, जब कठोर होने का तो कठोर भी हो जाए, यानी दोनों मिश्रण है यहाँ पे, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लचीला एवं कठोर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है, तो राज्य सरकार का सबसे प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मौखिक रूप से हम लोग जानते हैं राज्य का सरकार का जो मेन प्रधान व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल, और वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है किसी भी राज्य में, यानी केंद्र का आदमी होता है वो, और किसी भी राज्य में वो प्रतिनिधित्व करता है केंद्र का। ठीक है, तो राज्य सरकार का प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने। और आपको पता होगा कि 1912 में अलग होकर के एक बिहार और उड़ीसा दोनों मिलकर के बंगाल से अलग राज्य बना, तो उस समय याद रखिएगा संयुक्त रूप से जो गवर्नर बने थे उन व्यक्ति का क्या नाम है, तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भी आया मेरे समझ से, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कभी ना कभी बीपीएससी फिर। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ल्स क्या नाम है, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, उनका क्या नाम है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं 25 क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लोग 25 खुद कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पीडीएफ भेज दूंगा। राज्य सरकार की इकाइयां हैं, तो आपको हमने बताया राज्य सरकार में क्या होगा, कार्यपालिका होगा, विधायिका, न्यायपालिका, तो सभी होंगे, तीनों होते हैं। जो कार्यपालिका उसका प्रधान राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। विधायिका में आपका जो विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आ जाता है। और न्यायपालिका में तो आपका हाई कोर्ट, उसके नीचे जिला न्यायालय। चलिए, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है, छठा भाग तो अभी शुरुआत में ही हमने बताया था, जो छठा भाग है वो राज्य से संबंधित होता है। भारतीय संविधान का छठा भाग, देखिए जब आप राज्य स्तरीय एग्जाम में बैठते हैं तो वो राज्य से संबंधित, पॉलिटी भी पूछेगा तो राज्य से संबंधित पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा तो राज्य पे ज्यादा फोकस करेगा, तो वो उन सब टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। तो जो भारतीय संविधान का जो छठा भाग है वो क्या चीज से संबंधित है, तो वो राज्यों से संबंधित होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद छठे भाग के अनुच्छेद 163 शुरुआत में ही हमने बताया था, वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो ये सब तथ्य हमने शुरू में ही बता दिया आपके थ्योरी पार्ट में ही। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 162 हमने शुरू में ही बता दिया, राज्यपाल से संबंधित है। तो ये सब में तो कोई सोचना ही नहीं है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। और ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है बीपीएससी। ठीक है, याद रखिएगा 153 से कई बार पूछे, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 153। ठीक है, 153 से 162 तक राज्यपाल से ही संबंधित है। जब राज्यपाल टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सारे अनुच्छेद के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है,
तो 165 के बारे में अभी तुरंत हमने बताया था, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 165 क्या चीज से संबंधित था, तो महाधिवक्ता से संबंधित था। किससे संबंधित था? 165 किससे संबंधित था? तो महाधिवक्ता से संबंधित था, ठीक है। लेकिन यह है आपकी 166 राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। ये क्या है? राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 166। उसके बाद है अनुच्छेद 123, अभी तुरंत हमने बताया था, जो राष्ट्रपति 123 है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 है राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको विधायी शक्ति दी गई है। राज्यपाल की विधायी शक्ति, निम्न अदालत, ये नहीं, महाधिवक्ता नहीं, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा आंसर? राज्यपाल की विधायी शक्तियां, क्या हो जाएगा आंसर? राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। और 123 देखिए 1, 2, 3 और 2, 1, 3 दोनों एक वाला जो है 1 नंबर पे है, तो राष्ट्रपति 1, 2, 3, और 2, 1, 3 आ जाएगा, 213 आ जाएगा, तो समझ जाइए राज्यपाल। तो जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति को, वही पावर राज्य में किसको रहता है? उसी स्तर का पावर राज्य में राज्यपाल को होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद बनाने वाले भी व्यक्ति बहुत सारा अनुच्छेद बहुत सोच समझ करके दिए हैं, जो उनका जो है आगे पीछे अंक आप देखिएगा तो मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। अनुच्छेद 167 क्या चीज से संबंधित है? चलिए बताइए, आप लोग पे छोड़ रहे हैं। अनुच्छेद 167 क्या चीज से संबंधित है? अभी तुरंत हमने 165, 166 के बारे में चर्चा किया और थ्योरी में आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो उसमें है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित कोई भी सूचना अगर राज्यपाल को जरूरत होगा तो वो किससे लेगा? तो मुख्यमंत्री से लेगा या मंत्रिपरिषद के सलाह से लेगा। तो ये पावर देता है राज्यपाल को कि वो मुख्यमंत्री से कोई भी सलाह ले सकता है, किसी चीज के बारे में जानकारी ले सकता है, तो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 196 से 212, ठीक है, तक क्या उल्लिखित है? राज्य की विधायनी प्रक्रिया से, राज्य के निम्न अदालत से संबंधित, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित, राज्य के उच्च न्यायालय होना चाहिए था से संबंधित, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा ये जो है जो अनुच्छेद 196 से 212 है वो राज्य के निम्न अदालत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राज्य के निम्न अदालत से संबंधित है। केंद्र की सूची में कितने विषय है? ठीक है, तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से और चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा केंद्र सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो 97। कितने सब्जेक्ट हैं? तो टोटल 97। कितने सब्जेक्ट हैं? तो टोटल 97 सब्जेक्ट है केंद्र सूची में, ठीक है। दूसरी सूची किससे संबंधित है? तो एक पहला है केंद्र से, दूसरा है राज्य से। दूसरी सूची किससे संबंधित होगी? राज्य से। और तीसरी सूची समवर्ती सूची है, दोनों से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है बताइए? तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राज्य सरकार से। और तीसरा दोनों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, यानी संसद और विधानमंडल दोनों से हो जाएगा ना तीसरा। तो पहली सूची जिसको हम लोग समवर्ती बोलते हैं, तो दूसरी सूची राज्य सरकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है, यानी जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, केंद्र भी बनाता है, उस पर राज्य भी बना सकता है। तो संबंधित जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? दोनों को। समवर्ती सूची हुआ तीसरा। तो इसमें संसद और विधानमंडल दोनों को पावर होता है। समवर्ती सूची के विषय पे दोनों बना सकते हैं, केंद्र में संसद भी बनाएगा और उन विषयों पे राज्य का जो विधानमंडल है वो भी बनाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 38 तो जिला है ही, तो टोटल कितना हो जाएगा? 243 सीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 243, ठीक है। कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा टोटल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 243, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन होता है? राज्यपाल। तो जो सूचना कौन लिख करेगा? राज्यपाल ही देगा। तो राज्यपाल के माध्यम से ही केंद्र राज्य में शासन कर सकता है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी।
तो टोटल 25 क्वेश्चंस हमने करवाए हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, आंसर की लास्ट में होगा उसको मिला लीजिएगा। बाकी इसका जो है टेस्ट भी डाल दिए जाएंगे ग्रुप में। तो ये सब आप करते रहिए, थ्योरी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 क्लास पॉलिटी का मैं लूँगा बिहार स्पेसिफिक, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका पंचायती राज व्यवस्था से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर इसी में आपके जितने भी प्रशासनिक ढांचा है उससे संबंधित, अनुमंडल से संबंधित, राज्य के जो प्रमंडल हैं उससे संबंधित, ये सब की चर्चा मैं करूँगा, ठीक है। तो 3 लेक्चर अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो कहीं भी आपके बिहार से संबंधित पॉलिटी गड़बड़ होने की कोई बात ही नहीं है, गारंटी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। बाकी पॉलिटी तो उधर हम लोग जब पढ़ते हैं सामान्य पॉलिटी जो है तो उधर भी बहुत सारे तथ्य को जानते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस जिनका पॉलिटी ऑप्शनल होगा वहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। कम से कम अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो 1-2 लोगों को ज़रूर हमारे संस्थान, हमारे कोचिंग या हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि जो लोग वैसे टीचर हैं जिनको मैं देखता हूँ कि अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी व्यू भी हज़ारों लाखों में है, बस अलबल कुछ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे टीचर जो आपको सही चीज़ देंगे तो वहाँ व्यू आप 200, 300, 400, 500 व्यू पे ही जो है आप लोग ना शेयर करते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग का मनोबल डाउन हो जाता है, तो जिससे कि हम लोग जो है आगे फिर मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत आप लोग मोटिवेटर का काम कीजिए, कम से कम नहीं हो तो किसी को बताइए हमारे संस्थान के बारे में, हमारा वीडियो लिंक शेयर कीजिए। जब आप हमसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र अभी बहुत मिनिमम कॉस्ट है जो हमने आपको बताया, 599 चार्ज है, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स, PDF, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। और कोर्स कंप्लीट होने का डर नहीं रहना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स कंप्लीटेड वीडियो भी हमारे पास हैं। अगर आप बोलेंगे तो एक दिन में ही सारा वीडियो मैं दे दूंगा, लेकिन इस बार मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ कि डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके हजम कीजिए, ठीक है। और फिर हमारे पास तो सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है, हर एक टॉपिक रिकॉर्डेड है। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि सर कोर्स होगा, कब होगा, कंप्लीट होगा। आप कहेंगे तो एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं डाल दूंगा, टेस्ट डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा, पूरा बुक का जो हमारे नोट्स हैं वो डाल दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझिए, सीखिए, जिससे कि आप कुछ सीखें और एग्जाम तक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उतना चीज़ सीखेंगे, पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच जाए, कॉन्सेप्ट पहुँच जाए, जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो ये सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।